और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है वो टर्म है संविधान का। तो संविधान के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। संविधान में आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हम देखेंगे। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हम कवर करेंगे, करंट तक लेटेस्ट तक आएंगे और 10 प्रश्न करंट अफेयर के आज के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो ये संवैधानिक संशोधन जो था वो संशोधन था 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 का। कब का था? 2019 का। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 103 ये इसका नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो पूर्व में आरक्षण है उनसे ये अलग है, यानी कि उनमें से कटौती नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338 ए के साथ 338 बी को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। दोनों स्टेटमेंट आप सही से इसको देखिए। तो पहला जहां तक स्टेटमेंट है ये 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है और इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, मतलब इस मंत्रालय के अधीन गठित था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। 338 और 338 ए, ये दोनों ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई? ये वैसे क्वेश्चन तो आउटडेटेड है, मतलब ये करंट तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये भी प्रश्न है। तो ये 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2017 का था जिसमें जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 101 नंबर था और 2017 का था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। 99वां संवैधानिक संशोधन या 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना ये की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये व्यवस्था की तो गई थी एनजेएसी की, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसी को फिर से पुनर्बहाल कर दिया और वही चल रही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2015 में मतलब ये लागू हुआ और 14 का ये था और 15 में इसने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको फिर से कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। अगला प्रश्न। किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा दिया गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 1C के अंतर्गत नागरिकों को संघ बनाने के साथ सहकारी समितियां बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ संविधान के भाग 9A के बाद में 9B को जोड़कर उसके अंतर्गत सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 243 ZH और 243 ZT, 243 ZH और 243 ये ZT, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये जोड़े गए थे इसमें। डीपीएसपी तत्वों के अनुच्छेद 143 को अगर हम देखें तो इसको जोड़कर सहकारी समितियों को राज्य के द्वारा प्रोत्साहित, राज्य के द्वारा प्रोत्साहन का उपबंध भी इसी के अंतर्गत किया गया था। इतनी गाथा सुनने के बाद में आपको कुछ ना कुछ तो ध्यान रहेगा ही। अगला प्रश्न। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य दल बदल को रोकना है। ये भी सही है, क्योंकि दल बदल करके लोग आते थे और मंत्रिमंडल का आकार बढ़ता चला जाता था। जितने चाहो उतने मंत्री बना दो, तो लोगों को ये आसान लगता था कि मंत्री बनना हो तो तुरंत सत्तावादी पार्टी को ज्वाइन कर लो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और चौथा है, ये संवैधानिक संशोधन जो है ये 2007 से लागू हुआ, ये गलत है।
क्योंकि ये जो लागू हुआ था वो 2003 से लागू हुआ था। 91वां संवैधानिक संशोधन के बारे में भी इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। 3 में ही ये पास हुआ था अधिनियम और 3 से ही इसको लागू किया गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया? तो 2 भागों में विभाजन किया गया था 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2003 का ये संशोधन अधिनियम है और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अलग अलग आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। तो 89, ये ध्यान रखिएगा, 89 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कब हुआ था तो ये भी पूछ लिया जाता है, कब अलग किया गया, दोनों आयोगों को अलग अलग कब विभाजित किया गया, पहले एक ही में हुआ करता था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए? बहुत ही घिसा पुटा पुराना प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में, उसी में ये शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, इसको मिनी संविधान के, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक एवं विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था? सबसे व्यापक था और विवादास्पद था, तो ये 42वां ही था। 1976 में जो हुआ था, इसमें 59 प्रावधान किए गए थे, तो सबसे व्यापक तो था ही और ये विवादास्पद भी बहुत था, कई इसमें परिवर्तन किए गए थे, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि यह संविधान में किए गए अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन, बिल्कुल सही है। इसे लघु संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। अगला है कि यह संशोधन स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है कि यह संविधान संशोधन 1980 में लागू हुआ, यही गलत है। 1980 में क्यों लागू होगा? 76 में हुआ था, वहीं तभी लागू हुआ, तो ये डी ऑप्शन इसका गलत हो गया। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को भी माना गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लघु संविधान कहते हैं और अब तक सबसे बड़ा यानी सबसे व्यापक भी था। अगला प्रश्न, 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार द्वारा राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई। पहला स्टेटमेंट, क्या ऐसा हुआ था? 41वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, जो सेवानिवृत्ति होती है, नियुक्त होने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु ये 60 से 62 की गई, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष की गई। ये 60 वर्ष नहीं, इसको 65 वर्ष कर दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग वाले का, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 65 वर्ष ही है अभी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा अनुच्छेद 81 का संशोधन करके लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो जो ये सीटें बढ़ाई गई थी लोकसभा में, 525 से बढ़ा के 545 की गई थी, ये संवैधानिक संशोधन था 31वां, तो पहला सही है। दूसरा है कि इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश में 6 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की व्यवस्था हुई। तो इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंध्र प्रदेश में 6 संवैधानिक संशोधन, जो 6 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की संशोधन के द्वारा व्यवस्था नहीं हुई थी, ये 32वां संवैधानिक संशोधन था, वो 31वां था और ये 32वां था, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इसके द्वारा स्थापित किया गया था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 स्टेट्स की स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया? तो ये संवैधानिक संशोधन था 1975 में हुआ था, 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भूतपूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था? तो ये प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1971 की यह बात है, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए यह संवैधानिक संशोधन 26वां लाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 291 और 362 इसमें समाप्त हुए थे और 360 का, अनुच्छेद 360 का को सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 366 के उपवाक्य 2
के स्थान पर एक नए वाक्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 291, 362, 360 और 366 ये इससे संबंधित हो जाएंगे। कुछ हटाए गए, कुछ जोड़े गए। अगला जो प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया? तो ये जो निर्वाचन आयोग के कर्तव्य हैं, ये 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा बताए गए थे। 19वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था और 1966 में किया गया था। और ये व्यवस्था की गई कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई निर्वाचन आयोग के न्यायालय में होगी। और इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे? तो ये 18वां संविधान संशोधन था 1966 का। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया और हरियाणा नामक एक नया राज्य बनाया गया। और ये प्रावधान किया गया कि राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी शामिल होगा। तो 18वां संविधान संशोधन 1966, पंजाब हरियाणा भी 1966 पूछा जाता है कि ये कब गठित हुए थे। ठीक है, सन पूछा जाता है तो 1966। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, छठे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1956 में हुआ था छठा ये संवैधानिक संशोधन, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था। पहला सही है। और इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की भी आज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए? राज्य सूची के जो विषय थे उसको समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए तीसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1954 लाया गया था। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1954 में और तीसरा संवैधानिक संशोधन था। राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए। समवर्ती सूची यानी कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और जो एक संघीय सूची होती है, संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र यानी कि केंद्र की जो सरकार है वो कानून बनाती है। संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? बहुत मजेदार ये प्रश्न है। और पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1951 में लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था, 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। हमने लेटेस्ट से स्टार्ट किया और पहले तक हम पहुंच गए। इंपॉर्टेंट सारे हो गए हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही हो गए, कम नहीं है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी यकृत यानी लीवर से संबंधित एक रोग है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी भी कोई भी प्रभावी टीका जिसमें गारंटेड इलाज हो जाए वो उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान अभी भी इसमें जारी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इससे बच के रहिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है इसमें हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉटन, इन तीनों का नाम है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अल्टर, राइस और हॉटन, यानी हॉट राइस को खा जाओ अल्टर करके। कुछ अल्टर मतलब तो होता है कुछ जैसे अल्ट्रेशन होता है, कपड़े उपड़े को काटना, लेकिन हॉटन यानी हॉट, राइस माने चावल, और अल्टर अब जैसा भी इसको आप याद कर लीजिए। और ये जो तीन वैज्ञानिक है इनको फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। इस वर्ष का चिकित्सा तथा फिजियोलॉजी का नोबेल इनको दिया गया है। इसी कारण से हेपेटाइटिस सी की बात यहाँ पर की गई है इसके पहले वाले प्रश्न में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। डेयरिंग सिटीज सम्मेलन 2020 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेयरिंग सिटीज 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगला है कि इस सम्मेलन की मेजबानी ICLEI जर्मन सरकार के समर्थन से धारणीयता के लिए स्थानीय सरकार और बान शहर के द्वारा ये की गई। तो ये भी जर्मन सरकार का समर्थन है और बान शहर में ये बान शहर के द्वारा की गई है, ये भी सही है। और डेयरिंग सिटी जलवायु आपातकाल से निपटने वाले विशेषकर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में शहरी नेताओं के लिए एक वैश्विक मंच है डेयरिंग सिटीज। दिल्ली ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया था लॉकडाउन के दौरान। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अरविंद केजरीवाल ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। बाद में राजनीति में आके इनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं तो डाउन हुई है, लेकिन पहले देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नाम है ना। और
खैर कभी बात होगी बाद में, अभी एग्जाम्स का टाइम है तो सबको पढ़ना है, तो हम कम समय आपका लेते हैं क्योंकि हम तो यहाँ बकवास करते हैं। अरे ये भी पढ़ाई है लेकिन और आप पढ़ सके। किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की? तो नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेजबानी विशाखापट्टनम के द्वारा की गई है, यानी कि इसका आयोजन जो हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। और इस समारोह के दौरान इस साल गणतंत्र दिवस पर घोषित वीरता और गैर वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने विशिष्ट इकाइयों को प्रतिष्ठित करने के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र भी जारी किए। और पिछले साल के दौरान देखा जाए तो जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है उनको ये दिया गया। ठीक है, अपना आपको इतना ध्यान रखना है, नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 विशाखापट्टनम में हुआ था। केंद्र ने राज्यों को किस कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो केंद्र सरकार ने मुआवजे के उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए हैं। और यह है वस्तु व सेवा कर, ठीक है ना, वस्तु और सेवा कर के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यही कर है वस्तु और सेवा कर, जिसका 20,000 करोड़ रुपए किसको दिया जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अक्टूबर में ये जो सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन टोक्यो में किया गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो अक्टूबर का प्रथम सोमवार होगा वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो है इसकी थीम है सभी के लिए आवास, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर शहरी भविष्य, एक बेहतर शहरी भविष्य। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायनाड कोझिकोड टनल परियोजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। 25 किलोमीटर लंबी टनल वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ेगी। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? जो 25 किलोमीटर यहां पर दिया है वो ये गलत है। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की ये लंबी टनल है। ये जो सुरंग है ये वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ेगी। और दूसरा स्टेटमेंट है 900 करोड़ रुपए की परियोजना का जो निर्माण लागत है वो 900 करोड़ रुपए की परियोजना का निर्माण कोकर रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो ये सही है। तो 7 किलोमीटर है, वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ेगी, बाकी 900 करोड़ रुपए लगे हैं, ये सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था नाडा NADA को नशा मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1890 के तहत पंजीकृत एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। याद रखना है आपको कि 1890 का ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, उसी के तहत 24 नवंबर 2005, ये डेट मत भूलिएगा, नाडा 2005 में। और वैसे ऐसे डेट पूछी जाए तो नवंबर 24, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्राथमिक उद्देश्य वाडा कोड के अनुसार नशा रोधी नियमों को लागू करना। कई बार खिलाड़ी जो होते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करने के शौक में, मतलब करने के उद्देश्य से नशा कर लेते हैं कि उनको थकान न लगे, परफॉर्मेंस अच्छे रहे, जैसा भी होता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं जो वो लेने के बाद में उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो उस पर रोक लगाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है ये, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप RO और BO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी लीजिए। 11 अक्टूबर PCS प्री के बाद में जल्द ही वो हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कोर्स स्टार्ट करने की। अगर आपकी रुचि हो तो कोई दबाव नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, लोगों तक शेयर जरूर करिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा पाए। अंतिम प्रश्न है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ये अभियान है, तो पहला स्टेटमेंट इसका जो है वो गलत हो जाएगा। ये केरल सरकार के द्वारा नहीं शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और यह एक प्रदूषण विरोधी अभियान है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये इसका नाम है, इसको इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए। तो ये एक प्रदूषण विरोधी अभियान है, बिल्कुल सही है। शीतकाल में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली वास्तव में रहने लायक शहर नहीं है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लोग रहते हैं वहां पे, कोई तैयारी करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, किसी की
अपना, अब जहाँ पे जिसका घर है वहां पे तो वो रहेगा ही, तो मजबूर, लेकिन दिल्ली रहने लायक शहर नहीं है, प्रदूषण का स्तर वास्तव में वहां ज्यादा है। दिल्ली में जब आप रहेंगे, या मैं जब रहा हूँ, तो दिल्ली में क्या होता है, अगर आपको कभी भी जुकाम हो जाए तो देखिए जो नाक और पानी बहता है आपका, वो भी काला काला निकलेगा, क्योंकि सांस जो आप इनहेल करते हैं वो सब अंदर जाती है और वो बहुत प्रदूषित है। ठीक है ना? तो ये एक प्रदूषण विरोधी अभियान है कि दिल्ली में जो ठंडक में ऐसा होता है उसको कम किया जाए। इसके लिए एक ग्रीन दिल्ली ऐप भी जारी करने की योजना है, और स्टेबल वार्निंग, ये सारी चीजें करने की योजना है वहां पर। बहुत सारा तरल घोल का प्रसंस्करण करना, हॉट स्पॉट विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण करना, ये सब इसमें शामिल है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी जहां भी आप रहिए वहां पर अपने स्तर पे कोशिश करिए कि आप प्रदूषण को कम से कम फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा आप नेचर के करीब रहिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी आप रख पाएंगे। जल्दी मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, चाहे ये डेली 30 का हो या किसी अन्य कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।